Hello, beautiful souls. Welcome back to another series of Spix Class 9. So, we have just started chapter number 4, that is Working of Institutions, and this is the lecture 4 of the series. So, we are going to start with Political Executive. So, let's start. Do you remember the story of Office Memorandum? With which we started this chapter, we find out that the person who signed the document did not take this decision. तो जब हमने ऑफिस मेमोरेंडम के साथ ये चैप्टर स्टार्ट किया, हमें ये पता चला कि जो जिस बंदे ने उसको साइन किया था, उस बंदे ने उसका डिसीजन नहीं लिया था. ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजन बाय समवन एल्स. तो वो सिर्फ एग्जीक्यूट करा था उस डिसीजन को, लेकिन उसने डिसीजन लिया नहीं था. वी नोटेड दैट द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन. हमने देखा कि जो मेजर रोल था उस डिसीजन को लेने में वो था प्राइम मिनिस्टर का. But we also know that he could not have indecision if he had not supported from Lok Sabha. लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट नहीं मिलता लोकसभा से तो वो डिसीजन नहीं ले पाता. इन दैट अ सेंस वी वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेज ऑफ द पार्लियामेंट. तो वहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट ही अगर विश करता पार्लियामेंट कि वो रूल जो है वो एग्जीक्यूट हो, तो ही वो एग्जीक्यूट हो पाता और हो रहा है. Thus, at different levels of any government, we find functionaries to take day-to-day decisions, but not to exercise supreme powers on behalf of the people. तो डिफरेंट लेवल पे बहुत सारी गवर्नमेंट की फंक्शनरीज है, बहुत सारी एसोसिएशंस है जो कि डे टू डे डिसीजंस ले, लेकिन हाँ वो ये है कि वो सुप्रीम अथॉरिटी ना रहे, ताकि वो ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल मतलब बड़े बड़े डिसीजंस ना लें. ऑल दोज फंक्शनरीज आर कलेक्टिवली नोन एज एग्जीक्यूटिव. उन फंक्शनरीज उन एसोसिएशंस को कलेक्टिवली कहा जाता है एग्जीक्यूटिव. दे आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बिकॉज दे आर इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. तो इनको एग्जीक्यूटिव इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो एग्जीक्यूट करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज को. Thus, when we talk about the government, we usually mean the executive. नेक्स्ट है इसमें पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? इट्स लाइक ब्लरिंग हियर, यू कैन जस्ट सी इट्स नॉट. That's why. Political and permanent executive. In a democratic country, two categories make up the executive. एक डेमोक्रेटिक कंट्री में दो टाइप की कैटेगरीज एक एग्जीक्यूटिव बनाती है. एक जो है वो इलेक्टेड बाय पीपल होते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, जिनको कहा जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. तो ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है उसमें टू टाइप की कैटेगरीज होती है जो एग्जीक्यूटिव बनाती है. पहली जो होती है वो इलेक्टेड बाय पीपल होती है, कुछ टाइम के लिए होती है, उन्हीं को कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. और पॉलिटिकल लीडर्स हु टेक बिग डिसीजंस फॉल इन दिस कैटेगरी. और जो पॉलिटिकल लीडर्स बड़े बड़े डिसीजंस लेती है वो इस कैटेगरी में आते हैं. इन सेकेंड कैटेगरी पीपल आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस. जो दूसरी होती है उनके ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होती है ये स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, लेकिन ये जो दूसरी कैटेगरी होती है कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है. दिस इज कॉल्ड परमानेंट एग्जीक्यूटिव और सिविल सर्विसेज. इन्हीं को परमानेंट एग्जीक्यूटिव या सिविल सर्विसेज कहते हैं, जैसे IAS, KAS, IPS वगैरह वगैरह. पर्सन्स वर्किंग इन सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट्स. जो सिविल सर्विसेज में काम करते हैं उन्हें सिविल सर्वेंट्स कहते हैं. दे रिमेन इन द ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस. वो तभी वर्क में रहते हैं, वो भी ऑफिस में रहते हैं अगर पार्टी चेंज भी हो जाए. अगर आज गवर्नमेंट A रूल में है, कल को गवर्नमेंट B आ गई, तो ये जो सिविल सर्वेंट्स इस समय होंगे वही इस समय होंगे, भले ही पार्टी चेंज हुई मगर सिविल सर्वेंट्स चेंज नहीं होंगे. These officers work under the political executive and assist them in the carrying day-to-day administration. तो ये जो सिविल सर्वेंट्स होती है, जो सेकंड कैटेगरी होती है, वो अंडर होते हैं एग्जीक्यूटिव्स के और उनको असिस्ट करते हैं डे टू डे लाइफ के एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे कैरी आउट किया जाए. कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इन द केस ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम? तो क्या आप रिकॉल कर सकते हैं एक पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को इन केस ऑफ ऑफिस मेमोरेंडम? You might ask, why does the political executive have more power than a non-political executive? तो हम ये सोच सकते हैं या पूछ सकते हैं कि एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को क्यों मोर पावर होती है देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव? Why is the minister more powerful
देन द सिविल सर्वेंट। क्यों एक मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल है देन ऑफ द सिविल सर्वेंट, जबकि मिनिस्टर जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है और सिविल सर्वेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। द सिविल सर्वेंट्स is usually more educated and has more expert knowledge of the subject। तो सिविल सर्वेंट्स को करने के लिए आप लोग को एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, तो उस जो सिविल सर्वेंट होता है उसके पास मोर नॉलेज होती है, मोर एजुकेशन होती है अबाउट दैट सब्जेक्ट। द एडवाइजर वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्टर नोज मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर। जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको ज़्यादा पता है इकोनॉमिक्स के बारे में देन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री को ज़्यादा पता है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो लोग होंगे जिन्हें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा है देन ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर। यहाँ पे मिनिस्ट्री और मिनिस्टर में फ़र्क है। मिनिस्ट्री मतलब होल फाइनेंस मिनिस्ट्री, बहुत सारे लोग, बहुत सारे एजुकेटेड लोग, और फाइनेंस मिनिस्टर होता है जो हेड होता है उनको, जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है उनको। तो इधर के ज़्यादा, अगर यहाँ पे 100 लोग हैं और यहाँ पे एक ही लोग है, तो यहाँ पे ज़्यादा ये नॉलेज होगी देन ऑफ दिस। नो मैटर इसने कितना पढ़ा है, लेकिन 100 लोगों का दिमाग इस एक के दिमाग से तो ज़्यादा ही होगा। Sometimes the ministers may not be very little about the technical matters, but they undercome their ministry। लेकिन कुछ टाइम जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको बहुत कम नॉलेज होती है अबाउट द टेक्निकल मैटर्स, लेकिन जो उसके अंडर मिनिस्ट्री काम कर रही होती है उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है। This could easily happen in ministers like defense, industry, health, science, and technology, mines, etc. Why should the ministers have the final say on these matters? तो यही बोल रहा है कि मिनिस्ट्री जो मिनिस्टर के अंडर होती है उसके पास ज़्यादा नॉलेज होती है देन ऑफ द मिनिस्टर। और कुछ एग्जांपल जैसे हेल्थ मिनिस्टर, इंडस्ट्री, डिफेंस और यही सारा। और ये एंड में पूछ रहा है कि मिनिस्टर के पास ही क्यों फाइनल से होना चाहिए इन मैटर्स के लिए। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन का जवाब दे रहा है कि रीज़न बहुत सिंपल है। इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ पीपल इज सुप्रीम। जो लोग चाहते हैं वही सुप्रीम है। द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड दस एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज on the behalf of their people। तो इसका सिंपल ये है कि मिनिस्टर को जो IAS केस होता है उसके लिए एग्जाम देना होता है, उसको कोई मतलब उसको वोट के जरिए कास्ट नहीं किया जाता है, जबकि मिनिस्टर्स को वोट किया जाता है, कास्ट किया जाता है। तो ये ज़्यादा जानता है कि लोगों की चाहत क्या है रादर देन दिस। रिप्रेजेंटेटिव पीपल और उनके बिहाफ पे काम करता है। शी इज़ फाइनली आंसरेबल टू द पीपल फॉर द consequences ऑफ अ डिसीजन। और कल को अगर कोई डिसीजन लिया, चाहे फिर ये इन लोगों ने बनाया हो, मान लो कि IAS, KAS, IPS ने मिलकर किसी चीज़ पे डिस्कशन दिया, डिस्कशन करके उनका रिपोर्ट मिनिस्टर को दिया और मिनिस्टर ने उसको अपॉइंट कर दिया उस लॉ को। कल को लोगों को अगर वो पसंद नहीं आया, वो मिनिस्टर को सवाल पूछेंगे, ना कि इनको जिन्हें वो ऑर्डर बनाया। साइन इसने किया तो इसी को पूछा जाएगा कि आपने ऑर्डर कैसे बनाया। तो यही है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अ डिसीजन आंसरेबल वही पीपल्स को है कि उसने क्या लॉ बनाया और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसका डिसीजन देने का। दैट इज वाई द मिनिस्टर टेक्स ऑल द फाइनल डिसीजंस। इसीलिए मिनिस्टर खुद फाइनल डिसीजंस लेता है। द मिनिस्टर डिसाइड्स द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव इन विच डिसीजंस एंड पॉलिसी शुड बी मेड। इसीलिए मिनिस्टर जो है वो फाइनल डिसाइड करता है ओवरऑल फ्रेमवर्क कैसा रहेगा, कोई लॉ कैसी कोई चीज़ होगी, ताकि कल को उसको कुछ टेंशन ना हो। द मिनिस्टर इज नॉट expected to be an expert in the matters of her ministry। जो मिनिस्टर है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है एक्सपर्ट उसकी कैटेगरी में। अगर कोई हेल्थ मिनिस्टर है, ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर हो, या ज़रूरी नहीं है उसने साइंस पढ़ा और सारा कुछ पता है। जो उसकी मिनिस्ट्री है ना, उसको ये सब पता होना चाहिए ज़रूरी। द मिनिस्टर्स टेक द एडवाइस ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन द टेक्निकल मैटर्स। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं कि क्या ये हमें करना चाहिए, क्या ये हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस और प्लेसेस बिफोर ही मोर ऑप्शन। तो काफ़ी सारे डिफरेंट ओपिनियंस के साथ लोग आते हैं कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज द मिनिस्टर डिसाइड्स। तो फिर ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो मिनिस्टर को सही लगता है, हाँ इसकी वजह से कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं आएंगे, इसकी वजह से कल को कोई मुझे जवाब पूछने नहीं आएगा, तो इसीलिए फिर मिनिस्टर सारा डिसाइड करता है। Actually, this happens in any large organization. Those who understand the overall picture take the most, मतलब कि ये डे टू डे लाइफ में भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ होता है कि जो सुप्रीम होता है, जो मैनेजर होता है या कोई भी जो होता है, वही फिर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखता है कि क्या अच्छा है क्या गलत है।
तो जो ओवरऑल पिक्चर इसकी है कि इम्पॉर्टेंट डिसीजंस, नॉट इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो एक्सपर्ट्स नहीं लेते हैं. Experts can tell the route, but some with a large view is the destination in a democracy. Elect ministers perform the role. भले ही जो एक्सपर्ट है उसने कितना भी क्यों ना पढ़ा हो, बट फाइनल अथॉरिटी जो डिसीजन लेने की है, डिसीजन इम्प्लीमेंट करने की है, वो एक मिनिस्टर के साइन के बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है. अब आती है बारी प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. जो हमने पहले पढ़ा था कि जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यही लोग मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं. तो देखते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के पास क्या क्या अथॉरिटी है. प्राइम मिनिस्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री. तो जो प्राइम मिनिस्टर है इसको कहा गया है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन किसी भी कंट्री का. येट देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन टू पोस्ट प्राइम मिनिस्टर. यहाँ तक कि ये जो अभी तक हमने देखा कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके पास इसीलिए इतने पावर्स नहीं, क्योंकि वो इलेक्टेड नहीं होते हैं. लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्टेड नहीं होता है, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है. द प्रेजिडेंट अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर. जो प्रेजिडेंट होता है ऑफ द कंट्री वही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, बट द प्रेजिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक्स. लेकिन प्रेजिडेंट जो है वो अपनी ही मर्जी से नहीं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 कैंडिडेट जो थे प्राइम मिनिस्टर के लिए, इसके प्राइम मिनिस्टर ये प्रेसिडेंट ये है, इसको ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा लगता है, तो ये इसको करेगा. बट जो देश के लिए अच्छा है उसको उसी को चूज करना है. तो ये जो उसको अच्छा लगता है उसको अपॉइंट नहीं कर सकती आप. द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर बाय द मेजॉरिटी पार्टी कोलिएशन or the coalition parties commands a majority in the Lok Sabha. Coalition government मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर किसी मतलब पार्टी को जीतने के लिए 200 सीट्स चाहिए और किसी पार्टी के पास 100 आई और किसी पार्टी के पास 100 आई और किसी के पास 50 आई, तो ये दोनों आपस में बोलेंगे कि हम लोग मिलकर गवर्नमेंट बना लेते हैं और इसको हरा देते हैं और अपनी गवर्नमेंट बना देते. तो कोलिएशन गवर्नमेंट जहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा गवर्नमेंट्स मिलेंगी, या फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे 10 है, तो ये 3 मिलकर एक कोलिएशन गवर्नमेंट बनाएंगी. उसी गवर्नमेंट को कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं. तो कोलिएशन गवर्नमेंट या एक मेजॉरिटी पार्टी की गवर्नमेंट मिलकर जब लोकसभा में एक मेजॉरिटी हासिल करेगी तब ही एक प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट होगा. इनकेस नो सिंगल पार्टी और अलायंस कोलिएशन गवर्नमेंट का दूसरा वर्ड है. Yes, the majority. The president appoints the person most likely to secure the majority support. तो अगर कभी हुआ कि किसी के पास 10 आए, किसी के पास 10 आए, किसी के पास 11 आए, किसी के पास 12 आए, तो फॉर एग्जाम्पल मतलब कभी मेजॉरिटी नहीं बन पाती है ना. कभी क्लास में रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करना होता है तो मेजॉरिटी नहीं बन पाती है. तो टीचर ये देखता है कि कौन ज्यादा लाइकली है, कौन ज्यादा काम कर पाएगा, कौन ज्यादा हैंडल कर पाएगा. तो उस बेसिस पे प्रेसिडेंट फिर उसको मतलब प्रेसिडेंट बना देती है. द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर. एक प्राइम मिनिस्टर फिक्स्ड टाइम के लिए नहीं होता है, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता. ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग द रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी और द कोलिएशन. ये तब तक प्राइम मिनिस्टर रहेगा जब तक इसके पास मेजॉरिटी रहेगी. फॉर एग्जाम्पल आज इसके पास अगर 100 की मेजॉरिटी है, इसको 100 की 100 मेजॉरिटी है, कल को कुछ लोग चले गए, अगर ये 98 ही रह गए, तो ये अब इसमें नहीं रहेगा ना मेजॉरिटी में, तो ये प्राइम मिनिस्टर गिर भी सकता है, मतलब इसकी सरकार गिर सकती है. After the appointment of the Prime Minister, the President appoints other ministers on the advice of the Prime Minister. तो जो ही एक बार प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो गया, फिर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है बाकी मिनिस्टर को, जैसे हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर को, ऑन द advice of the Prime Minister. The ministers are usually from the party of the coalition that has the majority in the Lok Sabha. जो भी ये मिनिस्टर्स लिए जाते हैं, ये जो लोकसभा में जीतते हैं मेजॉरिटी से, उन्हीं के मेंबर से लिए जाते हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज द फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज द रिमेन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. तो एक प्राइम मिनिस्टर फ्री है किसी को भी चूज करने को मिनिस्टर, एज लॉन्ग कि वो जो मेंबर है वो पार्लियामेंट का भी मेंबर है. Sometimes a person who is not a member of parliament can also become a minister. कोई बंदा अगर मिनिस्टर बन गया और वो पार्लियामेंट में नहीं है, वो बन सकता है, लेकिन उस केस में उसको 6 months के अंदर अंदर पार्लियामेंट में अपनी जगह बनानी पड़ेगी. Council of Ministers is the official name of the body that includes all ministers. जो Council of Ministers होते हैं वो एक official name होता है एक बॉडी का, जिसमें इंक्लूड करते हैं सारे मिनिस्टर्स. इसके अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर यूजुअली 60 to 80 मिनिस्टर्स होते हैं डिफरेंट रैंक्स के.
जैसे कि ये कुछ रैंक्स है। एक है पहले कैबिनेट मिनिस्टर्स आर यूजुअली टॉप लीडर्स एंड द रूलिंग पार्टी और द पार्टीज हु आर चार्ज ऑफ द मेजॉरिटी मेजर मिनिस्ट्रीज। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स टॉप लेवल के, टॉप रैंक के मिनिस्टर्स, लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, जो कि मेजर मिनिस्टर्स होते हैं। यूजुअली द कैबिनेट मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर्स। तो ये लोग यूजुअली मीटिंग्स करते हैं, ऐसे रोज बरोज नहीं करते। कैबिनेट इज द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मीटिंग होती है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सबसे अंदर होते हैं। इट कंप्राइजेस ऑफ 25 मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो सिर्फ 25 होते हैं, जबकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 60 to 80 मिनिस्टर्स आते हैं। उसमें से कैबिनेट मिनिस्टर्स में सिर्फ और सिर्फ 25 होते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज आर यूजुअली, दूसरा ये है जो मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के इंडिपेंडेंट चार्ज से, are usually in the charge of smaller ministries. They participate in the cabinet meetings only when specially invited. तो ये smaller ministries के तहत होते हैं। जैसे देखो हाई लेवल कौन सी होती है, हेल्थ हो गया, डिफेंस हो गया, एजुकेशन हो गया, ये हो गया ना सबसे ऊपर ऊपर वाली चीज़ें। फिर होता है ना जैसे ड्रेनेज वगैरह वगैरह जो स्टेट लेवल पे होते हैं, उनके लिए ये करते हैं। ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं इन द कैबिनेट मीटिंग, जो सबसे ऊपर वाली मीटिंग होती है जिसमें मेजर डिसीजंस लेते हैं। ये भी मीटिंग को ज्वाइन करते हैं जब इनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है। ऐसे रोज बरोज ये नहीं जाते जब उनकी मीटिंग होती है। जब प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को इन्वाइट करेंगे तभी जाके ये लोग आएंगे। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, अब मिनिस्टर है स्टेट के, ये विद इंडिपेंडेंट चार्ज थे, आर अटैच टू द रिक्वायर्ड टू द असिस्टेंट कैबिनेट मीटिंग्स। मिनिस्टर्स, ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं ये इनको असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। सिंस इट्स नॉट अ पर्टिकुलर practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meetings. तो ये ज़रूरी मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हर कोई मिनिस्टर हर दिन डिस्कशंस करेंगे, डिसीजंस लेंगे। तो जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो कैबिनेट मीटिंग्स में लिए जाते हैं। दैट इज वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज द मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन टू डिनोट द कैबिनेट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इसीलिए बहुत सारी डेमोक्रेसीज में ये भी कहा गया है, मतलब है कि जो मेजर डिसीजंस लेते हैं वो कैबिनेट से ही आते हैं। द कैबिनेट वर्क्स एज अ टीम। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो एक टीम की तरह काम करते हैं। द मिनिस्टर्स हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियंस बट एवरीवन हैज टू ओन अप इन एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। लेकिन सब बहुत सारे मतलब 25 मिनिस्टर्स होते हैं, 25 मिनिस्टर्स के 25 पॉइंट ऑफ व्यूज हो सकते हैं। लेकिन फिर एट द एंड जो सबसे अच्छा होता है कंट्री के लिए उसी पे सबको इत्तेहाद करना। No ministers can openly criticize any decision of government. कोई भी मिनिस्टर ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता डिसीजन को। हाँ, अगर वो अंदर अंदर बैठेंगे सारे लोग बोलेंगे नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा, बट ओपनली कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता गवर्नमेंट के डिसीजंस को, इवन इफ इट्स अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट। या अगर हेल्थ मिनिस्टर के, अगर हेल्थ के मुताबिक किसी ने कोई हेल्थ के तहत कैबिनेट्स और प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर निकाला, हेल्थ मिनिस्टर नहीं बोल सकता अरे आपने तो मुझे पूछा ही नहीं। पूछते हैं, लेकिन अगर उसको अच्छा नहीं लगा कल को, वो बोलेगा अरे नहीं नहीं ये नहीं होता, ये नहीं होता, अब मीडिया पे जाएगा। तो ये अलाउड नहीं है। एवरी मिनिस्टर हैज सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट। हर किसी मिनिस्ट्री के पास सेक्रेटरीज होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, IPS IAS। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन टू द मिनिस्टर्स टू टेक डिसीजंस। तो ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन लाते हैं जो फिर मिनिस्टर को हेल्प करता है टू टेक डिसीजंस। द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीट। जो कैबिनेट की टीम होती है उसको असिस्ट किया जाता है कैबिनेट सेक्रेटरीट के साथ। दिस इंक्लूड्स मेनी सीनियर्स, और जो सेक्रेटरीज होते हैं इनके उनमें कई ज़्यादा सीनियर सिविल सर्वेंट्स आती है। वाई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। जो ये लोग होते हैं ये लोग कोशिश करते हैं कि कोऑर्डिनेट कर पाए वर्किंग ऑफ द मिनिस्ट्रीज डिफरेंट मिनिस्ट्री के साथ। अब नेक्स्ट है पावर ऑफ द मिनिस्टर्स। ये आएगा लेक्चर नंबर 5 में। हो सकता है लेक्चर नंबर 5 भी आज ही आए, बट हो सकता है कि मैं कल अपलोड करूं। तो दिस वाज ऑल। सो डोंट forget to subscribe my channel, like my channel and share it with your friends. So yeah, bye bye.